आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने विविध देश को एक साथ चलाने वाली जो नियम किताब है, हमारा संविधान, वो आखिर कैसे काम करता है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग बनाता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की वो कौन सी बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं, वो बातें जो भारत के लोकतंत्र और इसकी क्या कहते हैं रंग बिरंगी तस्वीर को सहेज कर रखती हैं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें सिर्फ सरकार चलाने के नियम ही नहीं है, बल्कि नागरिकों के हक, उनकी जिम्मेदारियां और हाँ, देश को एक रखने के बारीक नुस्खे भी लिखे हैं। ये अपने आप में एक महाग्रंथ जैसा है। तो सबसे पहली बात जो किसी को भी चौंका सकती है वो है इसका आकार। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जब ये बना तब इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। आज तो ये और भी बड़ा हो गया है। इतना विस्तार क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसके पीछे ना भारत की सच्चाई छुपी है। सोचिए कितना बड़ा देश है, कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी संस्कृतियां, फिर वो सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें भारत में मिलाना था, और आज़ादी के ठीक बाद का माहौल भी वो आसान नहीं था। ऐसे में संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भाई हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ लिख दिया जाए ताकि आगे चलकर कोई भ्रम या झगड़ा न हो। वो किसी भी स्थिति के लिए अस्पष्टता नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब हर चीज के लिए नियम एकदम पक्के कर दिए गए। हाँ, काफी हद तक। और इसी बारीकी और विस्तार की वजह से कुछ जानकार हैं जैसे केसी वियर, उन्होंने इसे पूरी तरह संघीय यानी फेडरल मानने के बजाय अर्धसंघीय कहा, क्वाजी फेडरल, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे जो संघीय लक्षण हैं उसके साथ साथ केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाने वाले प्रावधान भी हैं, वो एकात्मक लक्षण हुए। तो ये एक मिला जुला मॉडल है। अच्छा, तो ये अर्धसंघीय वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। यानी संघीय ढांचा तो है पर केंद्र ज्यादा ताकतवर है, ये कैसे होता है? बिल्कुल, देखिए, संघीय सिस्टम का मतलब होता है कि शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी हों, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में। हमारे यहाँ भी ऐसा है, राज्यों के अपने अधिकार हैं, अपनी सरकारें हैं। लेकिन हाँ, संविधान ने कई मामलों में केंद्र को ज्यादा ताकत दी है। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि राज्यों में राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति करते हैं। अब राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति केंद्र के हाथ में है। फिर अगर किसी राज्य में मान लीजिए कानून व्यवस्था बिगड़ जाए या सरकार संविधान के हिसाब से न चल पाए, तो केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अनुच्छेद 356। उससे राज्य की सारी शक्ति एक तरह से केंद्र के पास आ जाती है। हाँ, ये तो हमने कई बार सुना है। और क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, इनकी भर्ती केंद्र सरकार करती है, ट्रेनिंग केंद्र देता है, लेकिन ये काम राज्यों में करते हैं। इससे भी केंद्र का राज्यों पर एक नियंत्रण बना रहता है। फिर राज्यसभा, जो राज्यों का सदन कहलाता है, उसमें भी देखिए सभी राज्यों को बराबर सीटें नहीं मिली हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर मिली हैं। और सबसे अहम, जब देश में आपातकाल, इमरजेंसी लगता है, तब तो सारी शक्तियां लगभग पूरी तरह केंद्र के हाथ में आ जाती हैं और देश का ढांचा लगभग एकात्मक हो जाता है। तो इन सब प्रावधानों के पीछे सोच क्या थी? क्यों केंद्र को इतना मजबूत बनाया गया? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। याद कीजिए, भारत अभी अभी आजाद हुआ था, बंटवारे का दर्द झेला था। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी इसकी अनेकता में एकता ही है। जैसा पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा भी है, वे नहीं चाहते थे कि ये विविधता देश को कमजोर करें। इसलिए एक मजबूत केंद्र बनाया गया ताकि देश एक साथ बंधा रहे। ये एक बहुत सोचा समझा संतुलन साधने की कोशिश थी। ये तो हुई ढांचे की बात। अब आते हैं उन स्तंभों पर जो इस ढांचे को संभाले हुए हैं। पहली और सबसे जरूरी बात है संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में संविधान ही सबसे ऊपर है। कोई सरकार, कोई संसद, कोई कानून इससे बड़ा नहीं। सब कुछ इसके दायरे में ही होना चाहिए। बिल्कुल, इसी को कहते हैं कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ।
मतलब देश किसी व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि लिखे हुए कानूनों और नियमों से चलेगा। और इन नियमों का राजा कौन है? हमारा संविधान। और यहीं पर एक और स्तंभ की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमारे संविधान की एक बड़ी पहचान है। सुप्रीम कोर्ट को तो संविधान का रक्षक, गार्डियन ही कहा जाता है। इनकी आजादी कैसे सुनिश्चित की गई है? कई तरीकों से। जैसे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो काफी हद तक कार्यपालिका के सीधे दखल से मुक्त रखी गई है। उनका कार्यकाल निश्चित होता है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। ये सब इसलिए ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल सही। और इसी स्वतंत्रता के साथ जुड़ी है न्यायपालिका की एक और बड़ी शक्ति, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान या उसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वे उसे रद्द कर सकते हैं। ये शक्ति ही असल में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। ये एक तरह से कोर्ट का वीटो पावर है कानूनों पर, अगर वो संविधान की सीमा लांघते हैं। चलिए अब शासन चलाने के तरीके पर आते हैं। भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जो सरकार देश चलाती है, यानी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, वो अपनी नीतियों और कामों के लिए सीधे संसद यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। खासकर लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट। सारे काम उनके नाम पर होते हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती हैं, जो सरकार के मुखिया, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। राष्ट्रपति ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। हमने ये ब्रिटिश मॉडल ही क्यों चुना? अमेरिकन मॉडल क्यों नहीं, जहां राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है और विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होता? इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, जैसा कि आपने कहा, हम अंग्रेजों के समय से इस प्रणाली के कुछ हद तक आदी हो चुके थे। हमारे नेताओं को इसका अनुभव था। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो ज्यादा जिम्मेदार हो, न कि सिर्फ स्थिर। उन्हें लगा कि संसदीय प्रणाली में सरकार सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहती है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। अमेरिकी प्रणाली में स्थिरता ज्यादा हो सकती है, पर जवाबदेही उतनी सीधी नहीं होती। ये तो हुई सरकार और शासन की बात। अब आते हैं नागरिकों पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर संविधान के नजरिए से इसका क्या मतलब है? संविधान के नजरिए से इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी होगी। ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में शुरू में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है, वो संविधान में शुरू से ही मौजूद थी। क्या भारत का धर्मनिरपेक्षता मॉडल पश्चिमी देशों जैसा ही है या कुछ अलग है? पूरी तरह नहीं। पश्चिमी मॉडल में अक्सर धर्म और राज्य के बीच एक दीवार की तरह का अलगाव माना जाता है, सेपरेशन। भारत ने एक अलग रास्ता चुना, जिसे कुछ लोग सैद्धांतिक दूरी, प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, सर्वधर्म समभाव, और जरूरत पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है, ताकि किसी धर्म के अंदर या विभिन्न धर्मों के बीच समानता और न्याय बना रहे, जैसे छुआछूत खत्म करना या 3 तलाक पर कानून बनाना। तो ये पूरी तरह अलगाव नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से जुड़ाव और दूरी बनाए रखने वाला मॉडल है। और नागरिकों के लिए सबसे अहम चीज मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये तो हमारे संविधान की जान है। बिल्कुल। संविधान के भाग 3 में ये अधिकार दिए गए हैं। ये वो अधिकार हैं जो राज्य भी आसानी से छीन नहीं सकता।
इनमें सबसे प्रमुख हैं समानता का अधिकार, कानून के सामने सब बराबर, स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी वगैरह शामिल हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे बंधुआ मजदूरी या बाल मजदूरी पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी हमने अभी बात की, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो इन अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी देता है। लेकिन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी तो हैं। उत्तर में ही 42वें संशोधन से संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि उनके भी देश के प्रति कुछ दायित्व हैं। हालांकि ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, ये ज्यादातर नैतिक जिम्मेदारियां हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा एक और चीज है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP। ये क्या है? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये असल में सरकार के लिए निर्देश हैं, एक तरह का घोषणा पत्र कि देश को किस दिशा में ले जाना है, कैसा समाज बनाना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। इनमें कहा गया है कि सरकार कोशिश करे कि सभी को रोजगार मिले, आय की असमानता कम हो, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, ग्राम पंचायतों का गठन हो, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण हो वगैरह वगैरह। पर आपने कहा ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं हो सकते, तो फिर इनका क्या फायदा? सीधे कोर्ट में लागू नहीं हो सकते, मतलब आप ये कहकर कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार DSPR लागू नहीं कर रही। लेकिन संविधान खुद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी ये सरकारों के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं और उनके प्रदर्शन को आंकने का एक पैमाना भी। कई बार मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में टकराव भी देखने को मिला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। और हाँ, कई महत्वपूर्ण कानून और नीतियां इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होकर बनी हैं। ये तो कमाल की बात है कि संविधान में इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। एक और चीज जो मुझे हमेशा अनोखी लगती है वो है इसके संशोधन की प्रक्रिया। कहा जाता है कि ये लचीला भी है और कठोर भी। इसका क्या मतलब है? उसे संसद एक आम कानून की तरह आसानी से बदल दे और न ही अमेरिका के संविधान की तरह इतना कठोर कि उसे बदलना बहुत ही मुश्किल हो। इसमें दोनों का मिश्रण है। कैसे? देखिए, संविधान के कुछ हिस्सों को संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से ज्यादा सदस्य, जैसे नए राज्यों का गठन करना हो या नागरिकता संबंधी प्रावधान। ये हुआ लचीलापन। लेकिन ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया थोड़ी कठोर है। और सबसे कठोर प्रक्रिया कौन सी है? वो उन प्रावधानों के लिए है जो देश के संघीय ढांचे से जुड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां क्या होंगी वगैरह। इन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। ये हुई असली कठोरता। तो ये मिला जुला रास्ता क्यों अपनाया गया, लचीला भी कठोर भी? ताकि संविधान समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके, मतलब लचीलोपन रहे, लेकिन साथ ही इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जो इसकी आत्मा है और जो संघीय ढांचा है, उसे कोई सरकार आसानी से अपनी मर्जी से बदल ना सके। यानी कठोरता भी जरूरी है। ये स्थिरता और अनुकूलनशीलता एडेप्टेबिलिटी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। अब बात करते भारत की विविधता के, खासकर भाषाई विविधता की। संविधान इसे कैसे देखता है? हाँ, संविधान भारत की भाषाओं को पूरी अहमियत देता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है संविधान की 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भारतीय भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। और आज तो इसमें ज्यादा भाषाएं हैं ना? हाँ बिल्कुल। समय के साथ और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। आज इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया और 2003 में बोडो,
डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जगह मिली। ये दिखाता है कि संविधान भारत की भाषाई हकीकत को स्वीकार करता है और उसे सम्मान देता है। इतना ही नहीं, सरकार ने तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसी कुछ भाषाओं को उनकी प्राचीनता और साहित्यिक विरासत के आधार पर शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया है। इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देने का महत्व क्या है? मतलब क्यों जरूरी है ये? इसका बहुत गहरा महत्व है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये देश की एकता को मजबूत करती है, क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को लगता है कि हाँ, उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। इससे प्रशासन और शिक्षा में भी आसानी होती है, क्योंकि इन भाषाओं का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और पढ़ाई लिखाई में किया जा सकता है। ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने जैसा है। भाषाओं के अलावा शक्तियों के बंटवारे का भी जिक्र आता है। आपने शुरू में बताया था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। क्या इसका भी कोई विस्तृत खाका है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए संविधान में 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 लिस्ट्स दी गई हैं जो बताती हैं कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। कौन कौन सी सूचियां हैं ये? पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, डाक वगैरह। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद को है। इसमें करीब 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, जेल, खेती, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन। इन पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य सरकारों को होता है। इसमें अब करीब 61 विषय हैं। और तीसरी सूची? तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, बिजली, शादी, तलाक, ट्रेड यूनियन वगैरह। इसमें करीब 52 विषय हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि 1976 के 42वें संशोधन में 5 विषय शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय प्रशासन राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। अच्छा, इससे तो इन विषयों पर केंद्र का भी अधिकार बढ़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो किसका कानून चलेगा? ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये भी एक तरह से दिखाता है कि हमारे संघीय ढांचे में केंद्र का पलड़ा भारी है। एक सवाल और, मान लीजिए कोई ऐसा नया विषय आ जाए जो इन तीनों सूचियों में कहीं ना लिखा हो, जैसे साइबर कानून या स्पेस टेक्नोलॉजी। जब संविधान बना तब ये सब नहीं थे, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ये सारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार यानी संसद के पास हैं। ये मॉडल हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, लेकिन भारत ने केंद्र को ये शक्ति दी है, जो फिर से केंद्र के मजबूत होने का एक और उदाहरण है। तो ये शक्तियों का इतना साफ साफ बंटवारा क्यों जरूरी था? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव कम से कम हो और दोनों अपने अपने क्षेत्र में ठीक से काम कर सकें। ये हमारे संघीय ढांचे को मजबूती देता है। हालांकि व्यवहार में देखें तो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और खींचतान तो चलती रहती हैं, लेकिन कम से कम एक स्पष्ट रूपरेखा तो मौजूद है। यह सहयोग और विवाद सुलझाने का एक तंत्र भी देता है। तो कुल मिलाकर आज हमने भारतीय संविधान की कई अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात की। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें संघीय और एकात्मक व्यवस्था का मिलाजुला रूप है, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका है, नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, ये धर्मनिरपेक्ष है, भाषाओं की विविधता को सम्मान देता है और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। वाह, ये तो सच में सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। एक तरह से ये दिखाता है कि कैसे इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो इसका मतलब ये है कि ये दस्तावेज भारत की पहचान, उसकी चुनौतियों और उसकी आकांक्षाओं का आईना है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि क्या ये संविधान, जिसे लगभग 75 साल पहले बनाया गया था, आज की और भविष्य की उन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए
पूरी तरह तैयार है, जिनके बारे में शायद इसके निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे टेक्नोलॉजी का बढ़ता असर, पर्यावरण का संकट या बदलती हुई वैश्विक राजनीति। इसका जो लचीलेपन और कठोरता का संतुलन है, क्या वो भविष्य में भी कारगर रहेगा? ये वो सवाल हैं जो दिखाते हैं कि संविधान कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहता है।